सुप्रभात क्लास 8। आप लोगों की पाठ्य पुस्तक भारत की खोज से हमारा चैप्टर चल रहा था पाठ नंबर 3। तो उसमें हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया था। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेद। अब हम वेद के बारे में जानेंगे कि वेद में क्या है, हमारी भारतीय संस्कृति की जो वेद हैं वो क्या है, वो हमें क्या बताना चाहते हैं। बहुत से हिंदू वेदों को प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं। उनका असली महत्व इस बात का उद्घाटन करने के कारण है कि विचारों की आरंभिक अवस्था में मानव मस्तिष्क ने कैसे अपने को व्यक्त किया था। वह मस्तिष्क सचमुच कितना अद्भुत था। वेदों की उत्पत्ति वेद धातु से हुई थी। बच्चों, वेदों की जो वेद शब्द है उसकी किस धातु से हुई है? वेद धातु से, जिसका अर्थ है जानना। यानी कि जो वेद शब्द है उसका अर्थ है जानना। अतः वेद का सीधा साधा अर्थ है अपने समय के ज्ञान का संग्रह। इनमें ना मूर्ति पूजा है ना देव मंदिर। वैदिक युग के आर्यों में जीवन के प्रति इतनी उमंग थी कि उन्होंने आत्मा पर बहुत ध्यान दिया। वे मृत्यु के बाद किसी प्रकार के अस्तित्व में बहुत अस्पष्ट ढंग से विश्वास करते थे। यानी कि जो वेद है हमारे, और जो हमारे आर्य के जीवन के आर्य थे, उन्होंने अपनी आत्मा को सबसे अधिक महत्व दिया। उन्होंने आत्मा को ही माना कि वे मृत्यु के बाद किसी प्रकार के अस्तित्व में बहुत अस्पष्ट यानी कि ढंग से विश्वास करते थे। पहला वेद यानी कि ऋग्वेद शायद अपनी मानव जाति की पहली पुस्तक है। जो ऋग्वेद है वो हमारा सबसे पहला और प्राचीन वेद है। इसमें हमें मानव मन के सबसे आरंभिक उद्गार मिलते हैं, काव्य प्रभाव मिलता है और प्रकृति के सौंदर्य और रहस्य के प्रति हास्यवाद मिलता है। ये हमको किस में मिलता है? ऋग्वेद के अंदर। इसके अलावा हमें मनुष्य के उन साहसिक कारनामों का रिकॉर्ड यानी कि उनका वो संकलन हुआ है वो भी हमें मिलता है, जो लंबे समय पहले किए गए थे। यहीं से भारत ने एक ऐसी तलाश आरंभ की जो उसके बाद कभी समाप्त नहीं हुई। सभ्यता के उस ऊषा काल में ही प्रबल और सहज कल्पना से संपन्न लोग जीवन में छिपे हुए अनंत रहस्यों को जानने के लिए सजग हुए। उन्होंने अपनी सहज आस्था के कारण प्रकृति के प्रत्येक तत्व और शक्ति में देव तत्व का आरोप किया, पर इस सब में साहस और आनंद का भाव था। बहुत से पश्चिमी लेखकों ने इस ख्याल को बढ़ावा दिया कि भारतीय लोग परलोक परायण हैं। मैं समझता हूँ कि हर देश के निर्धन और अभागे लोग एक हद तक परलोक में विश्वास करने लगते हैं जब तक कि वे क्रांतिकारी नहीं हो जाते। यही बात गुलाम देश के लोगों पर लागू होती है। यानी कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं वो उन्होंने अपनी जो भारत की खोज में उन्होंने बताया है कि बहुत से पश्चिमी लेखकों ने इस ख्याल को बढ़ावा दिया है कि भारतीय व लोग परलोक परायण हैं। हम भारत में भी और स्थानों में ही की तरह ही विचार और कर्म की दो समानांतर विकसित होती धाराएं दिखाई पड़ती हैं। एक जो जीवन को अलग अलग युगों में कभी बल एक पर होता है कभी दूसरी पर, परंतु इतना निश्चित नहीं है कि वैदिक संस्कृति की मूल पृष्ठभूमि परलोकवादी या इस विश्व को निरर्थक मानने वाली नहीं है। जब भी भारत की सभ्यता में बहार आई तब ऐसे हर दौर में जीवन और संस्कृति में लोगों ने गहरा रस लिया। यानी कि जब भी भारत की सभ्यता में कोई सुधार आया, कोई उसमें ऐतिहासिकता आने लगी, यानी कि उसमें कोई ऐसा सुधार यानी कि उसमें इतनी सारी बहार आने लगी। यानी कि बहार का मतलब है भारत की सभ्यता में बहार आई, यानी कि उसमें बदलाव हुए। तब ऐसे हर दौर में जीवन और प्रकृति में लोगों ने गहरा रस लिया, जीने की प्रक्रिया में आनंद लिया। ऐसे युगों में कला, संगीत और साहित्य, साथ ही गाने नाचने की कला, चित्रकला और रंगमंच सबका विकास हुआ। इस बात को ग्रहण करना नामुमकिन नहीं है कि कोई संस्कृति या जीवन दृष्टि जिसका आधार पारलौकिकता हो या जो विश्व को व्यर्थ मानती हो, वह सशक्त और विधिवत पूर्ण जीवन की अभिव्यक्ति के इतने रूपों की रचना कर सकती थी। कोई संस्कृति जो बुनियादी तौर पर पारलौकिकतावादी होगी वह हजारों वर्ष बनी रह सकती है। भारतीय संस्कृति की निरंतरता हमें आरंभ में ही एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत दिखाई पड़ती है जो तमाम परिवर्तनों के बावजूद आज भी बनी हुई है। इसी समय मूल आदर्श आकार ग्रहण करने लगते हैं। अब हमने भारतीय संस्कृति की निरंतरता को अब हम इसमें जानेंगे कि इसमें क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसमें क्या लिखा है। और साहित्य और दर्शन, कला और नाटक तथा जीवन के और तमाम क्रियाकलाप इन आदर्शों और विश्व दृष्टि के अनुकूल चलने लगते हैं।
इसी समय उस विशिष्टतावाद और छुआछूत की प्रवृत्ति का आरंभ दिखाई पड़ता है, जो बाद में बढ़ते बढ़ते असह्य हो जाती है। यह प्रवृत्ति आधुनिक युग की जाति व्यवस्था है। यह व्यवस्था एक खास युग की परिस्थिति के लिए बनाई गई, जिसका उद्देश्य था उस समय की समाज व्यवस्था को मजबूत बनाना और उसे शक्ति और संतुलन प्रदान करना। किंतु बाद में यह उसी समाज व्यवस्था और मानव जीवन के लिए कारागृह बन गई, यानी कि वही मानव मन के लिए वह एक जेल बन गई। फिर भी वह यह व्यवस्था लंबे समय तक बनी रही। उसे ढांचे के भीतर बंधे रहते हुए भी सभी दिशाओं में विकास करने की मूल प्रेरणा इतनी प्राणवान थी कि उसका प्रसार सारे भारत में और उससे आगे बढ़कर पूर्वी समुद्रों तक हुआ। इतिहास के इस लंबे दौर में भारत अलग थलग नहीं रहा। ईरानियों और यूनानियों से, चीनी और मध्य एशियाई तथा अन्य लोगों से उसका संपर्क बराबर बना रहा। 3-4 हजार वर्षों का यह सांस्कृतिक विकास और उसका अटूट सिलसिला अद्भुत था। तो इसमें हमने पढ़ा है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, उन्होंने भारत की खोज में ये लिखा हुआ है। हमने आज यहाँ पर वेदों के बारे में जाना। जो ऋग्वेद है वो सभी वेदों में सबसे प्रथम नंबर पे आता है, सबसे प्राचीन वेद है। तो इसमें हमने जाना कि ये मानव मन के सबसे प्रारंभिक उद्गार मिलते हैं यहाँ पर, यानी कि जो मानव जाति है उनके सबसे यहाँ पर उद्गार, यानी कि उनके ही अब वो मिलते हैं। हर्षमाद मिलता है ऋग्वेद में, हमारे प्राचीन संस्कृति के भी वो मिलते हैं, रहस्य मिलते हैं। तो अभी हमने भारतीय संस्कृति की निरंतरता को जाना। भारतीय संस्कृति एक अद्भुत संस्कृति है भारत की, जो एकता में अनेकता में एकता लिए हुए है। ठीक है बच्चों, आज इतना ही। आपको ये अच्छे से इस वीडियो को पढ़िएगा, समझिएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ।